नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के जीवन शैली कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है समाज सेवा का महत्व और जागरूकता। इस विषय को लेकर के आज ऐसे शख्सियत हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जिनके पास 12 साल का 2000 के लगभग पत्र हैं और जिन्हें क्षेत्र में पत्र अभियान के नाम से जाना जाता है। ऐसे डॉक्टर कपिल देव रावत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम कपिल देव रावत को इस मायने में जानते हैं कि इन्होंने समाज, सरकार और जनप्रतिनिधियों के बीच में जो संवादहीनता थी उसको ख़त्म किया है। किस तरह से उस संवादहीनता को ख़त्म किया है, उन्होंने अपने पत्र अभियान से किस तरह के काम को आगे बढ़ाया है, कौन से विकास के काम को इम्प्लीमेंट करवाया है, ऐसे तमाम सवाल और तमाम जागरूकता काम उनसे हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं कपिल देव जी आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो समाज सेवा की प्रेरणा है ये आपको कहाँ से मिली, क्योंकि इस छोटी उम्र में आपके जैसे लोग तो सरकारी नौकरी और तमाम व्यवसाय की तरफ दौड़ रहे हैं, लेकिन आपने इस काम का बीड़ा उठाया, तो कैसे ये प्रेरणा आपको मिली है? पंचोली जी, मैं जब कॉलेज के टाइम में पढ़ता था डीएवी कॉलेज में, तो वहाँ पे भी मैं छात्र राजनीति से जुड़ा रहा। और छात्र राजनीति से जब आदमी जुड़ता है तो उसे अपने कर्तव्य का पता चलता है और अपने वो स्टूडेंट के लिए क्या करना है, एक जिम्मेदारी का पता चलता है, सेवा कैसी करनी है उसका पता चलता है। तो वहाँ से मैं जब छात्र जीवन में मैं जुड़ा, उसके बाद मेरा मेडिकल में जब सिलेक्शन हुआ तो मेडिकल में भी, क्योंकि बीज तो वहीं से आदमी के अंदर पैदा हो गया था, तो जब वहाँ पे मैं मेडिकल की पढ़ाई करने गया तो वहाँ पे भी मैं छात्र जीवन से लोगों से जुड़ा। और जब आदमी छात्रों से जुड़ता है तो उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब एक पता चलता है कि मुझे छात्रों के बीच में रह के छात्रों की समस्या को किस प्रकार से उठाना है। उसके बाद जब मेरी मेडिकल की पढ़ाई जब पूरी हुई तो मेरी पहली पोस्टिंग पीरू मदारा नैनीताल में हुई और मैं वहाँ पे करीबन 1 महीना जब मैं वहाँ पे अपनी ड्यूटी की तो मुझे लगा यहाँ पे मैं एक सीमित सा हो चुका हूँ, क्योंकि कॉलेज लाइफ में आदमी हज़ारों बच्चों के बीच में रहता है और वहाँ पे मुझे लगा कि मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं इस डॉक्टर के पद से केवल मरीजों की सेवा कर सकता हूँ। पर मुझे तो समाज में हर आदमी की सेवा करने का मेरा एक पहले से जज्बा था। तो मैं अपने वहाँ पे 1 महीने बाद मैंने अपनी नौकरी छोड़ के मैं चल दिया अपने उत्तरकाशी बड़कोट में। जब मैं बड़कोट की ओर गया तो सबसे पहले, आज पहाड़ों में आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर केंद्रीय नौकरी में कोई युवा जाते हैं तो मेरे पहाड़ों से जाते हैं, जिसको मिलिट्री हम कहते हैं। तो मिलिट्री में क्या है कि सेंटर ओबीसी 2011 में हमारा सेंटर ओबीसी हुआ था। तो उसमें क्या था कि एक टेक्निकल खामी मैं बोल सकता हूँ कि तकनीकी खराबी की वजह से उत्तरकाशी जिले को पिछड़ी जाति घोषित किया गया था 2011 में। जी। उत्तरकाशी के साथ साथ टिहरी का थत्यूड़ ब्लॉक भी था। अच्छा। तो उसमें क्या है कि मैंने देखा हर गांव में जब भी मिलिट्री से संबंधित जब रिजल्ट निकलता था तो किसी भी गांव से, मैं बोल सकता हूँ डिस्ट्रिक्ट से 10 बच्चे निकलते थे। अच्छा। तो मैं जब उसकी गहराई में गया तो उसमें क्या था कि जब हमारा उत्तराखंड से, यूपी से उत्तराखंड जब अलग हुआ तो एक मैं बोल सकता हूँ कि शासन लेवल पर एक तकनीकी खामी थी। तो उसके जब मैं पूरा मतलब उसको मैंने पढ़ाई की तो पता चला कि जब हमारे बच्चे सेंटर ओबीसी का जब फॉर्म भरते थे मतलब सिलेक्ट होने के लिए, तो एनसीबीसी, नेशनल काउंसिल ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, दिल्ली में एक परिषद है, तो उसमें जब वो मामला हमारा जाता था तो हम उत्तराखंड के शो नहीं करते थे, हम यूपी के शो करते थे। हाँ, इसलिए मैंने लगातार मैंने पत्राचार किया। इसमें मैंने जो तहसील में हमारे एसडीएम बैठते हैं, मैंने छोटे अधिकारी से शुरुआत की। 1 महीने तक मैं रुका, उनका कोई जवाब नहीं आया। फिर मैं जिला अधिकारी जी को मैंने पत्र सौंपा, उनके तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि ये मामला सरकार लेवल का था। फिर मैंने इसके लिए चीफ सेक्रेटरी को जब पत्र लिखा तो 1 पत्र लिखा, 2 पत्र लिखा, तो तीसरे पत्र में चीफ सेक्रेटरी जी का मुझे जवाब आया। अच्छा। और ये शासन ने भी मान लिया था कि वास्तव में मैं बोल सकता हूँ कि लाखों युवाओं का भविष्य अधर में था। तो सरकार ने भी ये माना कि ये एक अच्छा मुद्दा है और उन्होंने बाकायदा मुझे उसमें पत्र भेजकर मुझे इनवाइट किया और जितने भी समाज कल्याण सचिव और चीफ सेक्रेटरी महोदय, सबसे मैंने बैठ के उस मामले को जब उनको पूरे गंभीरता से समझाया तो तत्काल उन्होंने नया जियो जारी करवा दिया। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग जाते नहीं काम करने के लिए, बिल्कुल, हम लोग सही चिट्ठी नहीं लिखते हैं। बिल्कुल। तो ये जो ये सारे काम हैं तो ये लोग, अब आपने तो कर दिया, आपने चिट्ठी लिखी, समाधान हुआ और आपके कहने से ये है कि लाखों युवाओं को इसका फ़ायदा मिला। तो आप
क्या ऐसा कोई तरीका है जो समाज के लोग जागरूक रहें अपने अधिकारों के प्रति? इसको लोग जानना चाहते हैं। बिल्कुल, देखो समाज में क्या है कि जब तक हम संवाद को कायम नहीं रखेंगे, देखो आज समाज के अंदर सबसे ज़्यादा जो मैं पीड़ा समझता हूँ, लोग काम को अपने जनप्रतिनिधियों तक, अपने अधिकारियों तक, सरकार तक पहुंचाने में हिचकिचाहट जो हमारे पहाड़ के लोगों में होती है, उससे हमारे काम रुकते हैं। लोग आदमी डरते को हैं। चिट्ठी लिखनी चाहिए, आदमी को पत्र लिखना चाहिए, एक पत्र में अगर जवाब ना आए तो 20 पत्र आदमी को लिखना चाहिए। देखो पत्र एक इतनी बड़ी ताकत होती है कि जो इतना बड़ा ये सेंटर ओबीसी का, जिससे लाखों बच्चों का मैं बोल सकता हूं कि जब से सेंटर ओबीसी में ये मामला जब लागू हुआ, तब से मेरे क्षेत्र से, मतलब हमारे उत्तराखंड से, मतलब उत्तराखंड के जो टिहरी और उत्तरकाशी जिला है, यहाँ से हजारों बच्चे मिलिट्री में भर्ती हो रहे हैं। तो मैं उनको सर्टिफिकेट का बेनिफिट मिला? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि पहले इस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिल पाता था। तो मैं समाज के अंदर ये बोलता हूँ कि हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो हमारे लिए काम करने के लिए, सरकार भी हमारा काम करती है। तो हमें क्या है कि सरकार और जनप्रतिनिधियों से मिल के अपने जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे पत्र लिख के अपने कामों को करना चाहिए। बिल्कुल, और पत्र लिखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और पत्रों पे क्या क्या लिखना है वो भी बहुत ज़रूरी है। आप जैसे कह रहे हैं कि पत्र लिखना और संबंधित विभाग को लिखना है, उसको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो आप इतने 12 साल से आपने इतने पत्र लिखे, इसका क्षेत्र में किस तरह का प्रभाव है, या आप पे क्या प्रभाव पड़ा, या क्षेत्र के लोगों पे क्या प्रभाव पड़ा जिस क्षेत्र में आप रहते हैं इन पत्रों से? देखो पंचोली जी, जब आदमी क्षेत्र में कुछ नई दिशा, चाहे पत्र आंदोलन हो, चाहे आप समाज से जुड़े कोई अन्य काम अगर करते हैं, तो सबसे पहले तो आपकी एक पहचान बनती है। और जब से मैंने ये पत्र आंदोलन जब चलाए, तो अब मतलब क्षेत्र के अंदर किसी को भी कोई अगर समस्या होती है तो बाकायदा मुझे फ़ोन करके बुलाता है कि कपिल जी हमारे क्षेत्र की समस्या ये है। अच्छा। और मैं उसको पत्र के माध्यम से सरकार से संवाद करके स्थानीय अधिकारियों से मिल के उन कामों को हम करते हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि मेरे बड़कोट क्षेत्र का एक मामला है। एक गैस एजेंसी थी, भारत गैस एजेंसी। अच्छा। तो मेरा क्षेत्र उससे बहुत बड़ा क्षेत्र उस एजेंसी से जुड़ा था। अचानक एक फरमान हुआ कि वो कहीं शिफ्ट दूसरी जगह होगी। तो जब मेरे को उस चीज़ के बारे में पता चला तो मैं तुरंत यहाँ पे गढ़वाल मंडल के एमडी से मिला। अच्छा। और बाकायदा पत्र के माध्यम से उनको पूरे वहाँ की गांव वाइज समस्या बताई कि इसको यहाँ पे क्यों ज़रूरी रखना है। तो वो तुरंत सरकार ने उसको यथावत वहीं रुकवा दिया था। जैसे आजकल की डेट में सबसे ज़्यादा जो समस्या हमारे पहाड़ों में वो है पेयजल की समस्या। जी। देखो जब तक हम संवाद करना नहीं सीखेंगे, सरकार को अपनी समस्याओं से अवगत कराना नहीं सीखेंगे, तब तक काम नहीं होगा। और काम कैसे होता है कि हमें सबसे पहले सब्जेक्ट को समझना है। मुझे कोई चीज़ अगर बताता है कि कपिल जी आपको ये पत्र भेजना है, तो सबसे पहले मैं उसका सब्जेक्ट समझता हूँ कि ये पत्र किसको भेजना है। देखो जब तक हमारे दिमाग में सब्जेक्ट नहीं आएगा तो हम पत्र नहीं भेज सकते हैं। तो जब मैंने उसके लिए भी लगातार प्रयास किया, पूर्व कैबिनेट मंत्री जी आज हमारे बीच में नहीं है, उनको भी मैंने 2 बार मिला उनको पेयजल के लिए। तो उन्होंने भी मुझे रिपीट बुलाया था पत्र के माध्यम से। पत्र एक बहुत बड़ी शक्ति है। तो जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने बाकायदा उस टाइम वो पेयजल पंपिंग योजना स्वीकृत की। तो निश्चित है कि क्षेत्र में सभी लोगों को इसका पता चलता है, क्योंकि सामाजिक जो कार्य होते हैं। पेयजल योजना कहाँ के लिए? बड़कोट के लिए? नगर पालिका बड़कोट के लिए ये स्वीकृत योजना है। अच्छा। तो इस प्रकार से जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी और सड़क परिवहन मंत्री जी, अभी एक जन कल्याणकारी योजना का शिलान्यास परेड ग्राउंड देहरादून में हुआ था, ऑल वेदर रोड। तो उसमें मैं ये बोल सकता हूँ कि किसी कारणवश एक शॉर्टेस्ट मार्ग छूट गया था, जिसमें मसूरी, नैनबाग, डामटा, बड़कोट वाला जो मार्ग है वो उस जन कल्याणकारी योजना में छूट गया था। तो मैंने उसी दिन ठान लिया था कि मुझे पत्रों के माध्यम से, क्योंकि पत्र एक इतनी बड़ी ताकत है कि मैंने प्रधानमंत्री जी को भी पत्र भेजा, मैंने परिवहन मंत्री जी को भी पत्र भेजा। तो जब लगातार मैं पत्राचार करता रहा, कम से कम 200 से ऊपर पत्राचार मैं किया, तो आखिरकार सरकार को भी इस चीज़ को मानना पड़ा कि वास्तव में ये एक जन कल्याणकारी योजना छूट गई थी और वो भी स्वीकृत हो चुकी है। तो यानी कि दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बिल्कुल ऑल वेदर रोड की तर्ज पे बनेगा। तर्ज पर बनेगा। ऑल वेदर रोड तो नहीं बन सकती, पर ऑल वेदर जैसे ही बनेगा। तो इसके अलावा आपने बहुत चिट्ठियां लिखी है, बहुत पत्र लिखे हैं, तो और कोई काम है जो बड़कोट क्षेत्र में, क्योंकि बड़कोट में आप पूरी यमुना घाटी में डॉक्टर कपिल देव रावत को लोग कहते हैं कि नहीं, कपिल देव रावत को बुलाइए, तो ऐसे कौन से काम हैं? 2-3 काम हमारे दर्शक
सुनना चाहते हैं कि जो अच्छे काम आपने बड़कोट के अंदर किए उनके थोड़ा बता दीजिए, किस तरह का अनुभव रहा है। पंचोली जी, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे नगर पालिका बड़कोट में वार्ड नंबर 1, 2 और 4 का मामला जी। तो वहाँ पे कम से कम 150 मकान के ऊपर से एक हाई टेंशन लाइन गुजर रही थी 11 केवी की। तो उससे कई लोग परेशान थे, कोई अपना मकान नहीं बना पाते थे, कई लोगों पे करंट भी लगा। तो जब लोगों ने मुझे इस समस्या से अवगत करवाया, देखो जब आदमी लगातार समाज के बीच में और पत्राचार करता है तो उसकी एक पहचान बनती है। तो जब मैंने इस मामले को पहले इसका सब्जेक्ट को समझा तो मैं स्थानीय लेवल पर अधिकारियों से मिला। उसके बाद मैं पूरे उत्तराखंड का जो पावर कॉरपोरेशन के जो एमडी हैं उनसे जब मैं मिला तो ये ओनली आप इस चीज़ को आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये 20 दिन के अंदर वो हाई टेंशन लाइन माननीय एमडी जी ने हटा दी थी। अच्छा, तो इस प्रकार के कार्य हैं। और कुछ जैसे बहुत सारे काम लोग गिनाते हैं। हाँ, लेकिन और भी कई कार्य हैं, जैसे स्थानीय उस पर कोई भी छोटे मोटे जो काम होते हैं उसको मैं पत्राचार के माध्यम से अधिकारियों को संवाद करता हूं। इसमें जैसे आप ये सब पत्र लिखते हैं और आपने सरकारी नौकरी छोड़ी है, और आम तौर पे क्या होता है कि आप तो इतने अच्छे पोजीशन में थे कि एक अच्छी सैलरी आपको मिलती थी सरकार की तरफ से, और आप बहुत अच्छी जगह थे कि आप मेडिकल लाइन में थे। तो गाँव परिवार के लोगों ने कैसे स्वीकार किया कि आप नौकरी छोड़ करके घर आए? देखो, मेरे मम्मी और पापा मुझे पहले से जब भी मैं अपने कॉलेज लाइफ से या स्टूडेंट लाइफ से पढ़ा तो मुझे बहुत कोऑपरेट करते थे। उनको लगता था कि हमारा बेटा जिस काम को करेगा वो निश्चित है कि अच्छा काम करेगा। तो जब मैं अपनी नौकरी छोड़ के आया तो उसके लिए ठीक है, आदमी को हर चीज़ आजकल जीवन यापन करने के लिए धन की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए मेरी वाइफ, मेरे फादर, ब्रदर सब गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ हट के काम अपने समाज के बीच में करना चाहिए। और हर काम आजकल आप देखते हैं कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, एनएच को जाम करना, और मतलब इस प्रकार के हुड़दंग कार्य से बढ़िया है कि आप पत्र आंदोलन के जरिए आप देख सकते हो कि कई लोग कहते हैं कि हम पत्र लिखते हैं उसका जवाब नहीं आता है। देखो, हर चीज़ को आप रेगुलेटरी अगर करेंगे तो पत्राचार अगर एक के बाद एक करेंगे तो आप देख सकते हो कि जितने काम ये समाज हित में हुए हैं ये सब पत्र आंदोलन के जरिए। अब तक आपने कितने पत्र लिखे हैं और किस किस को लिखे हैं, थोड़ा 1 बाय 1 आप बता देंगे? देखो, पत्र मैं लगातार लिखता हूँ, क्योंकि पत्र का कोई एक निश्चित टाइम नहीं होता कि एक पत्र आज लिख दिया, एक महीने बाद लिख दिया। आज मतलब देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर और उत्तराखंड सरकार के अंदर जितने भी अधिकारी या मानवत जनप्रतिनिधि हैं उनसे मैं लगातार संवाद करता हूं, और आज मेरे पास कम से कम 2000 से ऊपर पत्र मैं लिख चुका हूँ। 2000 से ऊपर? वो कुछ पत्रों का उदाहरण आप दे सकते हैं? हाँ, जैसे मैंने ऑल वेदर का दिया, आपके पंपिंग पेयजल योजना का दिया, हाई टेंशन जो लाइन हटी उसका दिया, और सबसे बड़ा जो काम हुआ सेंटर ओबीसी का, आप देख सकते हो। इसके अलावा कुछ और बहुत छोटे काम जैसे ग्राम स्तर पे या बहुत वार्ड स्तर पे जो आपने कोई काम सुधारा होगा? जैसे कई सारे काम हैं कि जो दर्शक देखना चाहते हैं कि किस तरह से वो भी अपने काम को सुधारे। कोई ज़रूरी नहीं कि वहाँ डॉक्टर कपिल देव रावत खड़ा रहे, लोग आपसे सीखें कि किस तरह से आप पत्र को संबोधित कैसे करते हैं। पंचोली जी, स्थानीय लेवल पे जैसे आज हेल्थ की सबसे बड़ी समस्या पहाड़ों में है, तो जब भी हमारे जनप्रतिनिधि बड़कोट आते हैं या मुझे कभी बड़कोट से देहरादून आना होता है तो जैसे क्षेत्रों में आजकल सबसे मेन समस्या पहाड़ों में गायनी की समस्या और ब्लड बैंक की समस्या। अच्छा, तो उन चीज़ों से मैं लगातार संवाद करते रहता हूँ, और बहुत सारी समस्याएं हो भी चुकी हैं। आजकल आप देख सकते हो कि हमारे बड़कोट में मशीनें आ चुकी हैं। देखो, आदमी जब लगातार लगा रहता है, कोई काम एक दम से होता नहीं है, धीरे धीरे आदमी प्रयास करेगा तो सफलता की ओर काम। ये पत्र भी आपने लिखा बड़कोट हॉस्पिटल के लिए? बिल्कुल। किसको लिखा था? चाहे हॉस्पिटल की बात हो, चाहे आपके शिक्षा से संबंधित बात हो। अभी यमुना घाटी के मैंने 10 इंटर कॉलेजों को अपने पत्राचार में लिया। अच्छा। और उसको मैं बाकायदा एमडी से मिला, जो अच्छा। हमारे शिक्षा के एजुकेशन के जो एमडी हैं, तो उनसे मैं बाकायदा मिला। तो उसमें भी पूरी हर इंटर कॉलेज की 2-2 समस्या को मैंने प्राथमिकता के तौर पर रखा, वहाँ के प्रिंसिपल से बात करने के बाद। अच्छा। तो उस पर भी कार्रवाई हो रही है। अच्छा। 2-4। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो ये तो सब चीज़ें हैं, लेकिन फिर से हम वापस उसी पे लौटते हैं कि आप जब बड़कोट आए तो बड़कोट के लोग आपको किस नज़रिए से देखते हैं आज की डेट में? पूरे 12 साल का जो ये फेर है,
तो आज आपको किस तरह से, जब बड़कोट के अंदर आप रहते हैं या यमुना घाटी में आप ट्रैवल करते हैं, आज लोगों के बीच में जाते हैं, तो लोग किस तरह का रिस्पॉन्स आपकी तरफ देते हैं कि काम के प्रति या डॉक्टर कपिल देव के प्रति किस तरह का जिम्मेदारी आपको देते हैं लोग? देखो, मैं पंचोली जी पेशे से डॉक्टर हूँ और हर आदमी की एक आस होती है कि जो आदमी जिस फील्ड का होता है सबसे ज़्यादा आस आदमी को उसी फील्ड से होती है। और निश्चित है कि मैं अपने मन को संतुष्ट करने के लिए जिस गांव में भी जाता हूं, आज मेरे पूरे क्षेत्र में एक इस प्रकार का व्यक्तित्व बन चुका है कि कोई भी आदमी अगर देहरादून डॉक्टर के पास आता है तो वो मुझे बिना फ़ोन किए हुए नहीं आता है। अच्छा। तो मैं जितना भी प्रयास होता है, चाहे वो धन से हो चाहे वो सोर्स से हो, देखो आज की डेट में अच्छा इलाज मिलना एक चैलेंजिंग हो चुका है। तो मैं हर आदमी की सेवा पे तत्पर रहता हूँ। नहीं, गांव में आप अपने पास कोई किट रखते हैं क्या? नहीं, किट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, पर जितना भी मुझे नॉलेज होता है, तो आजकल क्या है कि छोटी कोई अगर बीमारी है तो उसको आदमी ऑन द स्पॉट भी कर सकता है। कोई आप दवाई लिखते हैं वहाँ? बिल्कुल लिख देता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जो पत्रों का एक बड़ा जखीरा आपने शुरू किया है, तो आप सेटिस्फायर हैं इससे कि मैं ये पत्र आंदोलन, पत्र अभियान चला रहा हूँ, कोई भी काम गांव में काम, विकास के काम को आप सरकार के सामने रखते हैं, सड़क के जो अधूरी पड़ी है उसको पूरा करने की बात आप सरकार के सामने रखते हैं, तो आप कितना सेटिस्फाइड हैं इससे, कि कितना संतुष्ट हैं आप इस काम से, उसको थोड़ा दर्शक सुनना चाहते हैं। नहीं तो अदरवाइज़ क्या होता है कि आम तौर पे जो पिछले वर्षों से हम लोग देखते हैं कि जो प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, विरोध के स्वर उत्पन्न करना, इससे ऐसा लगता है कि काम रुकते हैं या काम में विलम्ब होता है। लेकिन आप तो फट कह रही मैंने ये चिट्ठी लिखी तो उसका ऐसा असर पड़ा है। तो आज आपके ऊपर किस तरह की जिम्मेदारी है? देखो पंचोली जी, सेटिस्फाइड जो आपने वर्ड बोला बहुत अच्छा बोला, क्योंकि जीवन में जब तक आदमी सेटिस्फाइड नहीं है तो तब तक कोई कार्य नहीं कर सकता है। और हर कार्य को करने के लिए आपके अंदर जब तक लगन और कुछ करने का जज्बा नहीं है तो आप कार्य को नहीं कर सकते हो जी। तो समाज सेवा, मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे रग रग में बस चुकी है कि मुझे समाज सेवा करनी है। मुझे उसके लिए कोई किसी की फाइनेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आदमी किसी भी उससे मजबूत होता है तो उससे कुछ काम करने के लिए अलग से एनर्जी मिलती है। तो मैं समाज के बीच में जाके आज चाहे रोड से संबंधित हो, बिजली से संबंधित हो, पानी से संबंधित हो, हॉस्पिटल से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, मैं बेबाक चिट्ठी लिखता हूँ और सरकार के साथ संवाद करता हूँ। कई बार मुझे सरकार मुझे संवाद करने के लिए भी बुलाती है और तो मैं अपने क्षेत्र की तरफ से संवाद करने के लिए आता हूँ और जो भी मेरे क्षेत्र की समस्या होती है उसको वहाँ पे पूरे क्षेत्र की तरफ से उस समस्या को रखता हूँ। तो आप क्या मानते हैं, लोग जागरूक हुए इस अभियान से या बिल्कुल, क्या अपेक्षा है लोगों? बिल्कुल, देखो जब समाज के अंदर लोगों को जागरूक करने के लिए सारे लोग जागरूक नहीं होते हैं। जब एक आदमी जागरूक होगा तो दूसरा भी जागरूक होगा। तो जब आदमी समाज के अंदर किसी वर्क को बहुत लगनशील से करता है तो निश्चित है उसका फ़ायदा समाज को मिलता है। कोई एग्जाम्पल है कि जो आपकी चिट्ठी से, आपके पत्र से जागरूक हुआ और आपके पास आया कि लो जी मैं ये चीज़ सीखा है आपसे? हाँ, जैसे ये अभी सेंटर ओबीसी वाला जो वर्क है इसको लेकर काफ़ी लोग जागरूक हुए और ख़ासकर युवाओं में तो काफ़ी क्रेज है इस काम को लेकर, क्योंकि आज मेरा युवा नौकरी के लिए दर दर भटकता है और अभी से 6 साल पहले इस सेंटर ओबीसी का किसी भी युवा को फ़ायदा नहीं मिल रहा था। और आज प्रॉपर रूप से अगर फ़ायदा मिलने लग गया तो प्रत्येक गांव से 7 से 8 बच्चे निकल रहे हैं आज। तो इसके अलावा पत्र अभियान को लेकर के, आपका पत्र अभियान तो जारी है और जैसा आप कह रहे हैं कि पत्र लगातार जारी रहेंगे, तो इसके अलावा आप क्या करते हैं? और देखो मेरा काम, मैं जब सुबह उठता हूँ तो सुबह से शाम तक मेरा एक ही काम है, क्योंकि मुझे कहीं से अपना अर्न का नहीं देखना है। मुझे जिस आदमी ने अपनी गवर्नमेंट नौकरी छोड़ के समाज सेवा के लिए जो आदमी उतरा है तो उसे सुबह से शाम तक समाज ही सेवा करनी है। समाज सेवा में क्या होता है कि आदमी जब जनता के बीच में रहता है, समाज के बीच में रहता है, गाँव में जाता है तो जनता की जो समस्या है उसको उठाता है। और जब आदमी समाज के बीच में रहता है तो आप देख सकते हो कि इस पत्र आंदोलन के जरिए कितने काम हो चुके हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि आपको अंततः आप जिस काम को भी करते हैं उसके लिए पत्र लिखते हैं? बिल्कुल। ऐसा कोई, अभी तो आपने बड़े बड़े काम गिनाए, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे आपने, जैसे कोई असहाय है, कोई पीड़ित है, कोई आर्थिक संसाधनों से जूझ रहा है, कोई स्टूडेंट स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए बहुत
कसरत कर रहा है लेकिन नहीं पहुंच पा रहा है वहाँ पे, ऐसे कोई एग्जाम्पल है कि आपने उनकी मदद करने के लिए पत्र लिखे हैं? बिल्कुल। पंचोली जी, क्या होता है कि जब समाज में आदमी निस्वार्थ भाव से जब कार्य करता है तो उसकी पहचान अपने समाज में ही नहीं बल्कि बाहर भी, अपने समाज से बाहर भी। आज आप देख सकते हो देहरादून में कम से कम 200 डॉक्टर, अच्छे लेवल के डॉक्टर मुझे मेरे कार्य से पहचानते हैं, मेरे उससे मतलब अच्छे उससे नहीं बल्कि नाम से नहीं बल्कि कार्य से पहचानते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आज अगर कोई भी मेरे क्षेत्र से असहाय लोग देहरादून में आते हैं तो मैं अगर एक फ़ोन करता हूं या हॉस्पिटल में मिलता हूं तो वो उनकी बहुत अच्छे तरीके से मदद करते हैं। कोई जगह का नाम आप बताएं ना कि फलाने जगह पे आपने इस तरह से, जैसे कॉर्नेशन हॉस्पिटल में, दून हॉस्पिटल में, आपके महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में, और जितने भी मतलब देहरादून के अंदर हॉस्पिटल हैं जहाँ पे भी मेरे क्षेत्र से लोग आते हैं तो मैं वहाँ पे जाता हूँ। तो ये पत्र अभियान आप जारी रखते हैं, पर इसके साथ साथ आपको खर्च भी तो करना पड़ता होगा, तो ये जो सारी चीज़ हैं ये आपको समाज से मिलती है या किस तरह से आप इसको जोड़ते हैं? पंचोली जी, जितना भी खर्चा मैं करता हूँ ये मैं सेल्फ करता हूँ, और 1 रुपये का भी मैं कहीं से ना अर्निंग के बारे में सोचा है ना सोचता हूँ, ये सेल्फ करता हूँ मैं। और इसके लिए मेरे घर में चाहे मेरी वाइफ है, सब मुझे इसके लिए मदद करते हैं। और जब सेंटर ओबीसी का जब काम हुआ था तो मेरी माँ को भी जब पता चला कि ये क्या हुआ भाई इस प्रकार से, तो माँ ने भी मुझे बोला कि देखो अगर पत्रों से इतने बड़े काम हो सकते हैं, इतने युवाओं का भला हो सकता है, इतने युवाओं का फ़ायदा हो सकता है, तो मेरी माँ ने भी इस चीज़ के लिए मुझे सपोर्ट किया कि आपको आज से पत्र ही आंदोलन में लगा रहना है, आपने पत्र लिखना है, चिट्ठी लिखनी है। बिल्कुल चिट्ठी लिखनी है। तो मैं लगातार तब से चिट्ठियाँ ही लिख रहा हूँ। यानी कि माँ और पिताजी दोनों आपके काम से संतुष्ट हैं। बिल्कुल। तो एक फिर से जो हेल्थ के लिए आप काम करते हैं और उसके अलावा शायद पर्यावरण जागरूकता के लिए आप काम करते हैं, उसके बारे में आप बाद में बताएंगे किस तरह से आप उससे जुड़े हुए हैं। लेकिन गायनों को लेकर के जो आपने बड़कोट के अंदर एक सेंटर या एक डॉक्टर जो वहाँ आई है, उसके लिए किस तरह का आपने अभियान चलाया? क्योंकि वो एक नेशनल हाईवे और यमुनोत्री का पहला पड़ाव, बिल्कुल बेस कैंप बड़कोट माना जाता है, तो किस तरह से आपने उसका कैंपेन चलाया, वो थोड़ा एग्जाम्पल दर्शक सुनना चाहते हैं। देखो पंचोली जी, जो ये गायनों वाला मामला है या हेल्थ से रिलेटेड मामला है, ये कोई ऐसा मामला नहीं है, कई सालों से चलता हुआ मामला है। अच्छा। तो अभी पिछले बार मैं 2 साल पहले की आपको बात बताऊं तो हमारे पहाड़ों में कई महिलाओं ने मतलब प्रेगनेंसी होते समय दम तोड़ दिया था। तो जब कोई चीज़ पहाड़ों में होती है तो लोग उस घटना के साथ साथ जागरूक भी होते हैं। तो अचानक मुख्यमंत्री जी का बड़कोट आना हुआ तो लोगों ने मुझे शाम को बताया कल मुख्यमंत्री जा रहे हैं। मैंने अपना पत्र अपने लेटर पैड पे लिखा, सभी लोगों को उसमें सिग्नेचर करवाए। तो दूसरे दिन माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले तो उनका फिर हॉस्पिटल में जाना भी हुआ। अच्छा। तो उन्होंने वहाँ पे ऑन द स्पॉट सारी समस्याओं से वो हमने उनको अवगत कराया, और उसके बाद उनके कई पत्र मुझे भी आए, फिर मैंने भी उनको भेजा। तो इस प्रकार से ये है कि मतलब जितनी चीज़ें हमें चाहिए थी वो तो उतना हो नहीं पाया, लेकिन ये है कि 50% चीज़ें अगर एक बार पत्राचार करने से होती हैं तो इससे जनता को तो वहाँ महिला डॉक्टर है? हाँ, मतलब बड़कोट में तो नहीं है पर पुरोला में इन्होंने भेजा। अच्छा। तो पुरोला में भेजा है तो कम से कम 20-30 किलोमीटर के दायरा में अगर एक गायनो है तो उसका फायदा मिलता है। पहले नहीं था। और इसके अलावा आप और समाज के काम हैं, बहुत सारे काम हैं। एक तो पत्रों से आप ये काम कर रहे हैं, लेकिन और सारे काम हैं, जैसे पर्यावरण को लेकर के, पानी को लेकर के आपने काम किया, हेल्थ को लेकर के आपने काम किया, एजुकेशन को लेकर के आपने बताया कि आप अपने क्षेत्र के 10 इंटरमीडिएट कॉलेज में कुछ करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा जो हमारा जो क्लाइमेट है, हमारा जो पर्यावरण है, हमारी जो सुंदरता है उत्तराखंड की, जंगल है। तो जंगल को लेकर के आपके कोई और काम है? क्योंकि आप तो तिलाड़ी जैसे के जगह के लोग हैं। देखो, जब से ये ऑल वेदर रोड हमारे पहाड़ों में शुरू हुई ये योजना, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि लाखों पेड़ इसकी चपेट में आए हैं। तो तब से मैं अपने क्षेत्र में चाहे DFO वन अधिकारी हों, इनके साथ मिलकर जहाँ पे भी मुझे लगता है कि यहाँ पे पेड़ लगने चाहिए तो अपने समाज के और युवा साथियों के साथ वहाँ पे हम वृक्षारोपण करते हैं। वृक्षारोपण होगा तो निश्चित है कि आज जो पानी के स्रोत जो हमारे घट रहे हैं उसका कारण भी, मेन कारण यही है कि हम पेड़ तो काट देते हैं लेकिन पेड़ नहीं लगा पाते हैं। तो उसके लिए भी मैं लगातार प्रयासरत हूँ, पेड़ बचाने के लिए। और और कोई आजकल आप क्या कर रहे हैं?
फिलहाल? आजकल मैं एक नए काम पे लगा हूँ जी। वो काम भी सेम ऑल वेदर रोड की तर्ज पर है। अच्छा। कि अभी आपने देखा होगा कि रेल आपके डोईवाला होते हुए आपके धरासू से बड़कोट आएगी, लेकिन फिर भी इन्होंने एक कालसी वाला, जिसको मैं ये बोल सकता हूँ कि ये 2 स्टेट को आपस में जोड़ेगा, कालसी वाले से लेकर बड़कोट तक रेल मार्ग इन्होंने फिर छोड़ दिया है। तो उसके लिए मैं लगातार रेल मंत्रालय से पत्राचार के माध्यम से कम मैं आज 50वां पत्र उनको भेज चुका हूँ। अच्छा। मैं चाहता हूँ कि ये मार्ग भी जुड़े, क्योंकि तो कैसे इसको एक्सप्लेन करिए आप जरा, कैसे रेल जाएगी रेल? देखो यहाँ पे कालसी तक तो इनका सर्वे पहले हो चुका है। ठीक है। कालसी से आप देख सकते हो कि लाखा मंडल एक विश्व प्रसिद्ध, मैं ये बोल सकता हूँ कि धाम है जिसको सब लोग जानते हैं। आप हन्नोल का मंदिर भी आप देख सकते हो। तो जब हन्नोल, वहाँ से हमारी जो नकदी फसलें हैं, आप सेब देख लो, सबसे ज़्यादा आजकल सेब हिमाचल में होता है, हमारे नौगांव वाले बेल्ट में होता है। नकदी फसलें का आयात और निर्यात के लिए रेल का बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अभी रोड टूटी तो मैं बोल सकता हूँ कि कम से कम दर्जनों ट्रक खड़े खड़े उनमें सेब सड़ चुके थे। तो इस मामले के लिए मैं इसलिए लगाऊँ कि एक तो 2 स्टेट आपस में जुड़ना होगा, जो हमारी नकदी फसलें हैं वो टाइम से वो मंडियों में पहुंचेगी, तो निश्चित है कि हमारे स्थानीय काश्तकारों को, स्थानीय लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि आप यमुना घाटी में रेल लाइन पहुंचाना चाहते हैं। बिल्कुल। और 2 स्टेट की बात आप ये कर रहे हैं कि हिमाचल को भी इसके साथ जोड़ेंगे। बिल्कुल। तो यानी कि यमुना घाटी से जो रेल जाएगी वो रोहड़ू तक जाएगी। रोहड़ू तक ऐसा प्लान है? बिल्कुल। तो ये पूरा जो टूरिस्ट पैलेस है और जो धार्मिक पर्यटक स्थल हैं हमारे, वो भी इसके साथ कनेक्ट होंगे। बिल्कुल। और चलो ये अच्छा काम पे आप लगे हैं। और मैं फिर से वापस जाना चाहता हूँ कि आप जब मेडिकल की पढ़ाई के बाद आपने नौकरी ज्वाइन की है और नौकरी छोड़ने के बाद आप सीधा बड़कोट के अंदर आए हैं, तो एकदम से आपने ये ओबीसी का इशू उठाया, लेकिन क्या आपको स्थानीय कुछ लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी, वो उन लोगों के आपके प्रति कोई इस तरह की कोई भावना रही कि कपिल को क्या चिंता थी इस काम को उठाने की, हम लोग क्यों नहीं करते इसको? ऐसा कोई माहौल बनता है क्षेत्र में कि कपिल क्यों करते इस काम को, हम क्यों नहीं करते? देखो पंचोली जी, अच्छे काम करने के लिए आदमी को किसी पे टीका टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा काम आप करोगे तो निश्चित है कि समाज के अंदर अच्छे लोगों को चाहने वालों की संख्या ज़्यादा होती है। आप अच्छा करोगे तो समाज में लोग भी आपसे कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो जिस आदमी के मन में पीड़ा है कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, तो उसे अच्छा और बुरा नहीं देखना है, उसे अपने पत्र आंदोलन के जरिए अपनी पहचान समाज के अंदर बनानी है। तो वो मैं लगातार कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो आप युवा हैं और आज का युवा बहुत आधुनिक युवा है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह का सुझाव देना चाहेंगे कि युवाओं को कैसे जागरूक होना चाहिए, किस तरह से? युवाओं को मैं हर जगह जाता हूँ तो मैं युवाओं को जागरूक भी करते रहता हूँ कि देखो, सबसे पहले तो हमें संवाद कायम रखना चाहिए, चाहे सरकार हो चाहे स्थानीय जनप्रतिनिधि हो। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार ये जनप्रतिनिधि काम नहीं करता है। देखो, जनप्रतिनिधि हमारे लिए बना है, सरकार हमारे लिए, अधिकारी हमारे लिए। अगर हम अपनी समस्या से उनको अवगत नहीं कराएंगे, पत्राचार से उनको अवगत नहीं करवाएंगे, तो उनको कहीं से सपना नहीं होगा। तो युवाओं को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आज के युग में देखो, सारे युवा नौकरी की तरफ भाग रहे हैं जी। और मुझे एक क्लास 2 अफसर की नौकरी मिली थी, मैं उस नौकरी को छोड़ के मैं समाज सेवा की ओर आया हूँ। तो देखो, युवाओं को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर काम आपको, पढ़ाई इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि आपको नौकरी मिले। आज मेरे उत्तराखंड के अंदर पर्यटन से लेकर आप सबसे मैं बोल सकता हूँ कि इतना जंगल है हमारे पास, तो मतलब हर चीज़ हमारे पास है, 4 धाम हमारे पास हैं। तो हर युवा को कुछ ना कुछ ऐसा तलाशना होगा कि आज इस बार मैं देख सकता हूँ कि हिमाचल और हमारे जो नौगांव वाली बेल्ट है, इतना सेव हुआ कि कई किसानों के जो चेहरे पे इस बार खुशी अलग ही झलक रही है। युवाओं को स्वरोजगार की तरफ भी जाना चाहिए और एकदम डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए कि हमने पढ़ाई की है। बिल्कुल, है ना? मैं कई युवाओं के बारे में जब पूछते रहता हूँ तो वो एक ही चीज़ बोलते हैं कि हमें पढ़ाई करनी है, नौकरी पानी है। बिल्कुल। तो वो नौकरी पाना एम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। आज के विषय को लेकर के, समाज सेवा का महत्व और जागरूकता को लेकर के, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहे डॉक्टर कपिल देव रावत। उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ और सड़क और तमाम विकास कार्यों को लेकर के बातें बताई और सुझाव दिया है। हम डॉक्टर कपिल देव रावत का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। अगली बार हम किसी दूसरी शख्सियत से मुखातिब होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।